बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़रहान अहमद है और आज की वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग CF8 के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ICAP ने अपनी स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर 10 में कवर किया है। इसलिए मैंने अपने इस वीडियो लेक्चर को भी चैप्टर 10 का ही रेफरेंस दिया है। ठीक है, आज की डिस्कशन में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये क्यों, इनकी नीड क्यों होती है, वाई दे आर नीडेड, और ये किस चीज़ पे बेस कर रहे होते हैं। फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और ये क्यों यूज़ होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक टर्म आएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट की। हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, और वो एलिमेंट्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं या बेस कर रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम इसकी कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट के एस्टिमेट्स को कैसे ड्राइव किया जाता है, यानी कि किन बेसिस पे स्टैंडर्ड कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड्स के टाइप क्या होते हैं, या स्टैंडर्ड्स कितनी तरह के होते हैं, क्या टाइप्स होती हैं स्टैंडर्ड्स की, और किस स्टैंडर्ड को अचीव करना जो है वो कंपनी की प्रायोरिटी होती है। फिर हम जो है इन सब डिस्कशन के बाद हम मूव करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर। हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कंप्यूट कैसे की जाती है। अच्छा, स्टैंडर्ड कॉस्ट की कंप्यूटेशन को हम प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड भी कहते हैं। इसकी वजह यह है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए फुल स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रही होती है। अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, जब हम आगे एग्जाम्पल देख रहे होंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स को समझने के लिए एक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि कोई भी कंपनी है वो बिज़नेस क्यों करती है। वाई कंपनी डू बिज़नेस? प्रॉफिट अर्न करने के लिए करती है, मार्केट नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए करती है, कस्टमर्स डिमांड को पूरी करने के लिए करती है, और मार्केट में प्रॉफिटेबल रहने के लिए करती है। ठीक है। इसके अलावा भी और रीज़न हो सकते हैं, ये चंद मोटे मोटे रीज़न हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए हैं, स्पेसिफाई कर दिए हैं। हाँ, प्रॉफिटेबल रहने के लिए कंपनी जो है अपनी परफॉर्मेंस को मुसलसल असेस करती रहती है ताकि वो अपनी डेफिशिएंसीज़ को आइडेंटिफाई कर सके
और करेक्टिव मेजर्स ले सके। ठीक है। अपनी परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने के लिए कंपनीज़ को ज़रूरत महसूस होती है एक बेंचमार्क की, जिसके अगेंस्ट कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करे और डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करे। वो बेंचमार्क जो कंपनीज यूज़ करती हैं, उस बेंचमार्क को हम कहते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स के कंपैरिजन के नतीजे में जो डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को वेरिएंस कहा जाता है। ठीक है। हमारी इस डिस्कशन में हमारी डिस्कशन जो होगी वो लिमिटेड होगी स्टैंडर्ड तक, यानी कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड्स को समझेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझेंगे और स्टैंडर्ड कॉस्ट की कंप्यूटेशन को समझेंगे। वेरिएंस को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे फुल फ्लैश्ड। इस डिस्कशन में हमारा जो ये डिस्कशन हमारी लिमिटेड रहेगी स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड कॉस्ट की कंप्यूटेशन तक। वेरिएंस एनालिसिस का सेपरेट चैप्टर है, उसको हम सेपरेट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक हमने एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की स्टैंडर्ड की। आखिर स्टैंडर्ड्स में ऐसा क्या होता है कि हम उसके अगेंस्ट अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। इसकी वजह यह है कि बेसिकली स्टैंडर्ड एक केयरफुल प्रीडिटरमिन्ड एस्टिमेट होता है परफॉर्मेंस का, या वो परफॉर्मेंस जो फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उसका एक एस्टिमेट होता है। इसलिए हम उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, तो हमें आइडेंटिफाई हो जाती है अपनी डेफिशिएंसीज और उसकी बेस पे फिर हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। वो एस्टिमेट्स बेस कर रहे होते हैं हमारी पास्ट परफॉर्मेंस पे, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है उस पर भी बेस कर रहे होते हैं, और परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर्स पे भी बेस कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड्स। जब हम परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर्स की बात करते हैं तो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर को देखा जाता है। जिस तरह हम स्कूल में होते हैं, क्लासेस में हम जो फर्स्ट आने वाला बच्चा होता है या जो पहली 3 पोजीशन लेने वाले बच्चे होते हैं जो बेस्ट परफॉर्मिंग होते हैं, पूरी क्लास उनकी परफॉर्मेंस को आइडियलाइज़ करती है। इसी तरह कंपनीज़ जो हैं, कोई भी इंडस्ट्री जो है, कोई भी कंपनी जो है, वो अपने बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर को देखती है और उसकी परफॉर्मेंस को रीच करने की कोशिश करती है, यानी कि वो उस बेस्ट परफॉर्मिंग कंपेटिटर की परफॉर्मेंस को एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट कर लेती है। ठीक है। स्टैंडर्ड की एक एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह हमारे मॉक एग्ज़ाम होते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक्चुअल आईकैप के एग्ज़ाम से पहले जो है वो एक मॉक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। हम पेपर देते हैं, मॉक एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिज़ल्ट आता है। उसका जो रिज़ल्ट आता है वो हमें बताता है कि हम कहाँ पे खड़े हैं। हमारी करंट परफॉर्मेंस क्या है, और वो करंट परफॉर्मेंस एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है कि एक्चुअल पेपर में हमें ऐसा तो परफॉर्म करना ही चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे मॉक में 70% आए हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस भी 70% आएंगे, यानी कि वो 70% हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बन जाता है। फिर आगे जाके जो है वो आई कैप के एक्चुअल एग्ज़ाम भी हो जाते हैं और फिर उसका रिज़ल्ट आ जाता है जो कि एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है हमारी। और इस स्टैंडर्ड और एक्चुअल में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस कहलाता है वेरिएंस। वो वेरिएंस अगर पॉजिटिव हो तो हम खुश हो जाते हैं, अगर नेगेटिव हो तो वो थोड़ा सा मायूस कुन सिचुएशन हो जाती है।